हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। हाँ दोस्तों, ये कंटेंट लाने में थोड़ा देर हो गई, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। पर आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण एक अच्छा टॉपिक है जो आपको ये बताएगा कि आप खुद को अच्छा कैसे बता सकते हो। ठीक है, कौन कौन से शब्द आप अपने नाम के पीछे प्रयोग कर सकते हैं। और विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे, जिस तरह से हम रोज़ पढ़ते हैं कि किसी को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ना थॉट ऑफ द डे, चलो आज वही पढ़ेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या है। तो है थॉट ऑफ द डे आज है, लाइफ हैज़ नो रिमोट कंट्रोल, गेट अप एंड चेंज इट बाय योरसेल्फ। आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है दोस्तों। उसके लिए कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, कोई भी नहीं। बस वो अकेले इंसान आप ही हैं। आपको मदद कर सकते हैं। तो चलिए अपनी लाइफ को बदलने का एक चांस दे के देखते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे विशेषण के बारे में। पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य का विशेष्य किसके पहले आता है, विशेषण में क्या है, विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं विशेषण क्या है। विशेषण है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता यानी उसके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो एक बात है कि ये पर संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के पहले उसकी विशेषता क्यों बताएगा, क्यों अव्यय की नहीं बताएगा, क्यों क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि हम अपने नाम के बदले में किसका प्रयोग करते हैं। हमारा जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, यानी नाउन जिसे हम कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा यानी नाउन। हम मतलब बचपन से ये पढ़ के आते हैं कि एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। तो जिसका नाम है वो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो उसके बदले में विशेषण लगाया जाएगा। और सर्वनाम, संज्ञा के बदले में हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो सर्वनाम के साथ भी हम उसकी विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि हम जो विशेषता बताएंगे वो किस तरह से। सर्वनाम क्या है, नाम से पहले प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता। ये विशेषता क्या है, उसके गुण, अच्छे गुण हो सकते हैं, बुरे गुण हो सकते हैं, उसकी संख्या हो सकती है, उसका परिमाण हो सकता है, कुछ भी, क्वांटिटी हो या नंबर्स हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम विशेषण कहेंगे। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा। यहाँ पे आपको उदाहरण दिए गए हैं, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, ये जो हैं आपके उसकी विशेषता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ बड़ा मकान, तो मकान कैसा है दोस्तों, बड़ा है। बड़ा उसकी विशेषता है, उसके गुण है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका विशेषण बन जाएगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है, आपको कुछ पता चले। पहला है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। तो उसने कहा है कि उस शब्द किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता, यहाँ पे संज्ञा कौन है, कुत्ता संज्ञा शब्द है, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, काला कुत्ता। तो काला कुत्ता, यहाँ पे काला जो होगा आपका विशेषण होगा। विशेषण में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या करेगी, वो संज्ञा को लिमिटेड बना देता है। अगर मैं बस आपको कुत्ता कहती तो आप कुछ भी सोच सकते थे, सफेद, काला, भूरा, कुछ भी सोच सकते थे। पर मैं अगर काला कुत्ता बोलूंगा तो आप बस काले कुत्ते के बारे में सोचोगे। तो ये क्या करेगा, लिमिटेड बना देगा, यानी छोटा बना देगा। वो जो उसका जो फील्ड है तो उसको छोटा बना देगा। तो ये विशेषण का एक मतलब बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो आपको मतलब वो जो उस सब्जेक्ट को छोटा बना देगा, उस संज्ञा या सर्वनाम को छोटा बना देगा। उसका जो परिसर है, उसकी जो टेरिटरी है, उसको वो छोटा बना देता है। और दूसरा क्या है, जिस शब्द या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। इसको ध्यान रखना। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता, यहाँ पे काला कुत्ता में किसकी विशेषता बताई जा रही है, कुत्ते की। तो कुत्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कुत्ता जो है विशेषण बन जाएगा। ये हमारा दो मुख्य बिंदु हुए। अब हम तीसरे बिंदु की ओर चलेंगे, जो विशेषण के बारे में हमें जानने की जरूरत है कि विशेषण क्या है। उसमें है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वो पीला है। उसमें क्या है, उसकी व्याप्ति, जिससे लोग क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। तो उसी प्रकार से भी इसको
इस वाक्य में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसे शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शब्द मिला है बीकारी शब्द। बीकारी का अर्थ क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो। किसके कारण पे? वाक्य में परिवर्तन किसके कारण से होता है? वाक्य में परिवर्तन जो होता है वो लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है और आपके काल के कारण पे होता है। जैसे कि राम जाता है, सीता जाती है, लिंग के कारण पे हुआ, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। लड़का जाते हैं, लड़के जाते हैं, बहुवचन बन गया, एक एक वचन है, बहुवचन में परिवर्तन हुआ। लड़का जाता है, लड़का जाता था, काल में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार में अगर कोई भी शब्द लिंग, वचन, कारक के काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आए, उसको हम विकारी कहते हैं। विकारी मतलब परिवर्तन। अगर कोई शब्द विकारी है तो उसको परिवर्तन कहेंगे। हर ग्रामर में हम पढ़ते हैं ये कि विकारी शब्द परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन हो जाएंगे, उसमें चेंज आ जाएगा। और जो चेंज नहीं होगा वो अविकारी होगा। जिसको हम अव्यय कहते हैं वो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट नंबर 4 है विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह आदमी सब विशेष्य हैं। तो ध्यान से देखना, हर शब्द के पहले जो आएगा वो अक्सर संज्ञा के पहले अक्सर आता है। हमेशा ऐसा नहीं कि कभी आगे नहीं आ सकता, आगे नहीं आ सकता, कभी कभी आता है, पर अक्सर पीछे ही आएगा। अच्छा आदमी, भला इंसान, नीला आसमान, लाल कुर्ता। तो हमेशा संज्ञा के पहले ही हम किसको देखेंगे? हम हमेशा एक शब्द देखेंगे जो विशेषण होगा, जो संज्ञा का परिसर है उसको छोटा बनाता हो। अब हम और एक पॉइंट पढ़ेंगे, वो क्या है? वो है विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। मैंने अभी कहा अक्सर क्या होते हैं, हम मतलब ज़्यादातर पर पूर्व भी आते हैं, कभी कभी बाद में भी आ सकते हैं। पूर्व में जैसे प्रयोग होता है, थोड़ा सा जल लाओ। जल हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, उसके पहले लगा है थोड़ा सा उसकी विशेषता है। 1 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा संज्ञा है, 1 मीटर क्या है? उसकी संख्या बता रही है, उसका परिमाण बता रहा है, तो ये क्या होगा? तो उसके विशेषण होंगे। तो बाद में कैसे प्रयोग होता है? जैसे कि यह रास्ता लंबा है। कैसा है? लंबा है। तो रास्ता क्या है? यहाँ पे रास्ता आपका विशेष्य बन जाएगा और लंबा आपका विशेषण। उसी प्रकार खीरा कड़वा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, विशेषण कभी कभी शब्द के विशेष्य के पूर्व भी आते हैं, कभी कभी विशेष्य के बाद भी आते हैं। जब आप पढ़ोगे उस पर ध्यान देना। दोस्तों, हम अब विशेषण के प्रकार भेद के बारे में पढ़ेंगे, या वर्गीकरण, जिसको हम वर्गीकरण क्यों, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। किसी भी चीज़ का आप वर्गीकरण करो, उसमें यह है, आप वर्गीकरण करते समय वो हमारे लिए सहज हो, समझने में भी और पढ़ने में भी और याद रखने में भी, इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। तो विशेषण का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण के 4 प्रकार हैं। एक है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। तो 4 आपको याद रखने हैं, गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। परिमाण यानी आपका जो क्वांटिटी होता है वो। तो 4 ही हैं विशेषण के प्रकार। याद रहा? पहला हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या है? नियम ये कहता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसमें यानी उसके रूप, गुण, रूप, रंग, स्वभाव, आकार, दिशा सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला है बगीचे में सुंदर फूल है। दूसरा है धर्मपुर स्वच्छ नगर है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में देखिए कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ। ये सारे के सारे हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। गुण का अर्थ बस अच्छा ही नहीं है कि इसकी विशेषता कुछ अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी गुण प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आप ये मत सोचना कि गुणवाचक विशेषण लिखा हुआ है यानी बस गुण यानी अच्छे होंगे, नहीं। उसके स्वभाव हो सकते हैं, उसकी अवस्था हो सकती है, किसी दिशा के बारे में बताई जा सकती है, और क्या है, उसका आकार कैसा है, लंबा, चौड़ा, दुगनी, तिगनी, वो सारे जो जितने भी हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे।
चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गुणवाचक विशेषण के। समय संबंधी, जैसे कि नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। समय जो हमारे समय को दर्शाता हो, जैसे कि नया घर, पुराने जूते, ये जो है समय संबंधी। स्थान संबंधी क्या है, जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, स्थान संबंधी है। आकार रिलेटेड क्या होंगे, गोल, चौकर, सुडौल, पोला, सुंदर, तो ये आपके आकार संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ गुणवाचक के विशेषण की जो क्या है रूप हैं वो देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, उसी के बाद दशा संबंधी। दशा जैसे कि दुबला, पतला, मोटा, भारी, गोरा, गीला, गरीब, पालतू, और क्या हो सकता है, सूखा, घना, ये सब है दशा संबंधी। वर्ण संबंधी क्या होंगे, वर्ण संबंधी होंगे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरी, ये क्या है उसके वर्ण यानी रंग संबंधित है। और गुण संबंधित भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, ये सब गुण संबंधी होंगे। और संज्ञा संबंधी जैसे कि मुंबई, बनारसी, लखनवी, ये सब है संज्ञा संबंधी। ठीक है दोस्तों, और गुणवाचक विशेषण में आपके एक शब्द याद रखनी है कि किसी भी गुणवाचक विशेषण के साथ हम अगर सा जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, सा, तो वो जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे कि बड़ा सा घर, मतलब घर है पर बड़ा सा, यानी हम उसके जो क्या है उसके जो गुणों को कम भी करा सकते हैं, पर गुण के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि बड़ा सा घर तो है, कैसा है, बड़ा सा, मतलब पूरा भी बड़ा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है, पर बड़ा ही है। ऊंची सी बिल्डिंग, तो इसी प्रकार अब सा को लगा के, अब सा सी ये लगा के उसकी जो गुण है उसको कम करा सकते हो। तो हमारा गुणवाचक विशेषण खत्म होता है। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्या यानी नंबर, जिस तरह से हमने गुण से याद रखा उसी प्रकार आप संख्या से याद रख सकते हैं नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है, वो कह रहा है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यानी कोई एक वाक्य में कोई ऐसा एक शब्द होगा जो संख्या को दर्शाता होगा, तो वो क्या बन सकता है, संख्या यानी नंबर को दर्शाता है, वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण उसे कहेंगे। और देखिए पहला ऑप्शन आपका है, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। यहाँ पे कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि 40, दोनों, दूसरी, हर एक, ये सारे शब्द को हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या के बारे में दर्शा रहे हैं। जैसे कि 40 विद्यार्थी, दोनों भाई, दूसरी लड़की, हर एक बालक, तो आप देखिए हर एक चीज हमें क्या दर्शा रही है, संख्या को, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके दो प्रकार हैं। देखिए ऊपर जितने उदाहरण आपने देखा उसमें क्या था, 40 था, दोनों था, दूसरी थी, हर एक बालक था। पर एक बात ध्यान दीजिए, क्या सारी चीज आपको एक जैसे दिखाई देती है, यानी हर संख्या एक जैसा है, नहीं, अलग अलग है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए संख्यावाचक विशेषण को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है, जिसमें आप श्योरिटी मिले, आपको आप श्योर हो जाएं कि क्या है, कितनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कक्षा में 5 बालक बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 5, आप श्योर हैं 5। अगर मैं बोलूं उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे का मतलब क्या है, तो आप उसमें कोई आपको अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो निश्चित वाचक सर्वनाम क्या है, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम क्या है, उसमें आपको एक श्योरिटी मिलती है, जैसे कि निश्चित संख्या का आपको ज्ञात होता है। और आपको यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, ये जो निश्चित संख्यावाचक है इसमें निश्चितता का बोध होगा, ठीक है। और दूसरा आपका है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, जिसमें आप श्योर हो नहीं, आपको डाउट लगे, जैसे कि कई लोग आए हैं, अनेक लोग बैठे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या है, ये जो है आपके अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, 2, एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक।
तो हमने पढ़ा कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसके कितने भेद हैं दोस्तों? 6। वो पढ़ेंगे, उनको याद रखिए तो आपको संख्यावाचक विशेषण याद रह जाएंगे, ठीक है। तो जो निश्चित संख्यावाचक के उपभेद यानी उसके कितने भेद हैं? तो पहला है पूर्णांक बोधक, जैसे कि 1, 50, 100, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पूर्णांक। अपूर्णांक जैसे कि सवा, पौना, 1.5, 2.5, वो अपूर्णांक है। क्रमवाचक जैसे कि पहला, तीसरा, 11, 12, चौथा, 15, वो क्रमवाचक हैं, यानी एक क्रम में चलने वाले। आवृत्तिवाचक जैसे कि दुगुना, चौगुना, तिगुना, उसने 2 गुना उन्नति की, 2 गुना यानी उस संख्या को बताते हैं, आवृत्तिवाचक उसको कहेंगे। समूह जैसे कि 3, 4, 8, और प्रत्येक बोधक जैसे कि प्रत्येक, हर एक, एक एक। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर निश्चित संख्यावाचक हमें एक निश्चितता का बोध देता है तो प्रत्येक, हर एक, एक एक को हम किस तरह से निश्चित संख्यावाचक लेंगे? तो इसमें क्या है, अगर हम एक कक्षा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं बोलूँगी कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को आप एक पानी का बोतल दे दो, तो जो प्रत्येक व्यक्ति होगा तो आप उसको गिन सकते हैं या नहीं? तो उनका एक पर्टिकुलर फिगर होगा कि उस कक्षा में कितने लोग हैं, उस रूम में 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो इसीलिए इनके प्रत्येक, हर एक, ठीक है, इनको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में लेंगे। तो ये हमारा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हमारा था निश्चित संख्यावाचक। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है? ये कह रहा है कि अधिकतर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जैसे कि बहुत है, बहुत सारे होंगे तो बहुत्व का बोध होगा, तो वहाँ पे आप अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कि सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय के असंख्य पुस्तक हैं, लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, तो आपको एक असंख्य यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में दर्शाएगा, उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक रूप में लेंगे। अब एक छोटी सी बात बताती हूँ कि किस तरह से आप एक निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में अंतर जान सकते हैं। वो है कि अगर निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण, याद है ना, जो पूर्णांक बोधक विशेषण होंगे, पूर्णांक बोधक यानी गणा, जो हम गिन सकते हैं, जो वो सारे हैं, वो उनके उस विशेषण के पहले, लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगने से अनिश्चित संख्यावाचक हो सकते हैं। लगभग 50 लोग हैं, 50 जो है वो एक पूर्णांक बोध विशेषण है, वो संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक है, पर उसके पहले हमने क्या लगाया? लगभग लगाया। करीब 20 रुपये चाहिए, करीब, सैकड़ों लोग मारे गए, अगर लगभग, करीब ओ लगाए तो वो क्या बन जाएगा? आपका अनिश्चित बन जाएगा। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित संख्यावाचक बना सकते हैं, जैसे कि 40-50 रुपये चाहिए, आप वहाँ पे श्योर नहीं है, आप डाउट में हैं, काम में 2-3 घंटे लगेंगे, तो ये जहाँ पे आपको संख्या है और वहाँ पे आप श्योरिटी नहीं है, आप श्योर नहीं है किस चीज़ के बारे में, वहाँ पे हमेशा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जहाँ पे आप श्योर है, एक संख्या है, और वो हमारा क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा था क्या? संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। वो क्या है? नियम ये कहता है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो, जिसको हम तोल के लाते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाण में और संख्यावाचक में क्या अंतर है ये भी हम जानेंगे। तो परिमाण में क्या है? उसको अगर नाप तोल के लाते हैं, जैसे कि मुझे 2 लीटर कपड़ा दो, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी दे दो, इस वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, ये सारे के सारे परिमाण बोधक विशेषण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये याद रखना है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या तो होती है पर उसके साथ कोई यूनिट नहीं होती है, कोई एकक का चिन्ह नहीं होता है। पर परिमाणवाचक में एक संख्या होता है, उसके साथ उसके एक परिमाणवाचक भी आता है, जैसे कि 1 किलो, किलो क्या हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, ये आएगा उसके साथ, वो हमारा क्या बन जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार निश्चित अनिश्चित। देखेंगे क्या है हमारा जो परिमाण बोधक विशेषण है, उसके 2 प्रकार हैं। एक है निश्चित परिमाण, जिसमें 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा,
उसी प्रकार जहाँ पे हमें निश्चितता का बोध हो, जहाँ पे हम डाउट ना रहे हमारे मन में कि कितने हैं। 2 सेर गेहूँ तो आप 2 ही सेर देंगे, 5 किलोमीटर कपड़ा तो आप 5 मीटर ही देंगे, तो इसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है, जैसे कि थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के साथ आते हैं। तो इसको याद रखिए, जितने हमारे क्या है परिमाण बोधक विशेषण है वो किस किस शब्द के साथ आएंगे, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा के साथ ही उनका प्रयोग किया जाता है। और निश्चित परिमाण में क्या है, एक यूनिटी के साथ एक श्योर नंबर होता है, पर अनिश्चित में जैसे कि थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, कम, ये वाले शब्द प्रयोग होंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट विशेषण है सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा अन्य विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सर्वनाम या संज्ञा के पहले आता है और वो विशेषता शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी तो है, वह आदमी। कौन छात्र मेरा काम करेगा, उपरोक्त वाक्य में वह और कौन हमारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण आपको एक ध्यान रखना है, एक सर्वनाम होगा, सर्वनाम जैसे कि जो हम संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं, और उसी को हम उसको हम विशेषण के रूप में व्यवहार करेंगे, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। थोड़ा सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं, क्या है वो। सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में तू, वह, निजवाचक स्वयं, खुद, ये सारे हैं। निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम में आप संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ। निश्चितवाचक, अनिश्चित में क्या है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ। अनिश्चित प्रश्न में कहने कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता। और संबंधवाचक सर्वनाम को किस तरह से प्रयोग करेंगे दोस्तों, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, वो सारे के सारे संबंधवाचक सर्वनाम जो है। तो जब भी किसी सर्वनाम को हम क्या करेंगे, विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और वो जो सार्वनामिक विशेषण है किसका नहीं होता है, बस पुरुषवाचक का। जैसे कि प्रथम पुरुष, हजी पर्सन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं, तू, वह, उसका आप बना नहीं सकते। निजवाचक, स्वयं, खुद, उसको भी आप नहीं बना सकते। और जो 4 हैं उन चारों सर्वनाम को आप विशेषण बना सकते हो। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, जैसे कि हमने संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में देखा, उसी प्रकार सर्वनाम और सार्वनामिक में कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या अंतर है वो ध्यान दीजिए। पहला तो है आप निजवाचक, पुरुषवाचक, इन दोनों सर्वनाम को आप क्या नहीं बना सकते, सार्वनामिक विशेषण उनका नहीं होगा। और क्या है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे कि अगर मैं लिखूंगा राम एक अच्छा हम राम के बारे में लिखेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, राम हर दिन विद्यालय जाता है। यहाँ पर राम संज्ञा है, राम के बदले में हम किसका प्रयोग करेंगे, वो होगा। राम एक अच्छा लड़का है, वो 9वीं कक्षा का छात्र है, वो विद्यालय रोज जाता है। तो राम के बदले में वो का प्रयोग हुआ, तो वो यहाँ पे सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम क्या होगा, जो संज्ञा के बदले में आया या संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग होगा, तो उसको सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि वो मुंबई गया, राम मुंबई गया, तो किसके संज्ञा के बदले में वो का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे वो सर्वनाम का है। पर जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे कि वह रथ आ रहा है, कौन सा रथ, वह रथ, वह एक सर्वनाम है, पर यहाँ पे किस रूप में प्रयोग हुआ है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में, संज्ञा से पहले आया है और एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। इतना हमारा था विशेषण। अब हम थोड़ा बहुत विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण में एक है तुलनात्मक विशेषण या विशेषण की अवस्था, कि किस अवस्था में है, तो जिसको हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के रूप में किस में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो जानेंगे। पहला है उसका मूल अवस्था। मूल अवस्था विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वो केवल सामान्य रूप होता है। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है,
उत्तरावस्था क्या है दोस्तों? जब दो व्यक्तियों के बीच या वस्तुओं के बीच गुण दोष की तुलना की जाए, जैसे कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सीता गीता से अधिक सुंदर है। दो व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो वो उत्तरावस्था है। तीसरा है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना किया जा सकता है, जो सबसे अधिक या सबसे कम बताया गया हो। जैसे कि पंजाब में अधिकतम अनाज होता है, तो अधिकतम यानी सबसे अधिक। तो ये है विशेषण की अवस्थाएं। तो आपको यहाँ पे कुछ विशेषण की अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे कि मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है और लास्ट है उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था जैसे कि उच्च, उत्तर अवस्था अगर उसके उच्च के साथ हम तर लगा दें तो वो उत्तर अवस्था होगा, और उत्तम अवस्था के लिए उसमें तम लगाया जाएगा। उच्च उच्चतर उच्चतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, गुर गुरुतर गुरुतम, महान महानतर महानतम। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो नौ और तल जोड़ के लिखा गया है तो ये जुक्ताक्षर बन गया है। न्यून न्यूनतर न्यूनतम, उसी प्रकार से तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, विशाल विशालतर विशालतम, इसी प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे विशेषण की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जो हमारा जो है मूल अवस्था वो है पॉजिटिव, जो हमारा उत्तरतर है वो है कंपैरेटिव, और जो उत्तमतम अवस्था है वो है सुपरलेटिव। याद रखिए, इसको इंग्लिश में भी इसी प्रकार से पढ़ते हैं। इसको डिग्री पढ़ते हैं, मतलब अंग्रेजी में इसको हम डिग्री के रूप में पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पढ़ते हैं कि संज्ञा से हम विशेषण किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। एक शब्द है, उसका विशेषण रूप किस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगी बहुत कम बताने के लिए, मतलब जितना कम हो सके उतना आपको, जहाँ पे आपकी एग्जाम में आपको जरूरत पड़े उतना ही मैं बताऊँगी। ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय दिया गया है संज्ञा और विशेषण। अगर क प्रत्यय है, क प्रत्यय जैसे कि अंश से आंशिक, धर्म से धार्मिक, अलंकार से आलंकारिक, नीति से नैतिक, अर्थ से आर्थिक, दिन से दैनिक, उसी प्रकार इतिहास से ऐतिहासिक, देव से दैविक, ये क्या होगा आपका? ये आपके विशेषण के रूप होंगे। परिवर्तन क प्रत्यय लगा के संज्ञा से विशेषण बना सकते हो। प्रकार ईत प्रत्यय से हम बना सकते हैं। ईत प्रत्यय अंक से अंकित, कुसुम से कुसुमित, सुरभि से सुरभित, ध्वनि से ध्वनित, क्षुधा से क्षुधित, तरंग से तरंगित। ईत प्रत्यय अगर हो तो इस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हैं संज्ञा से विशेषण। तो अगले ओर चलेंगे। अगला है ईल प्रत्यय, जटा से जटिल, पंख से पंकित, फैन से फैलिन, उम्र से उर्मिल। इसी प्रकार ईम प्रत्यय होगा स्वर्ण से स्वर्णिम, रक्त से रक्तिम। उसी प्रकार ई से रोग से रोगी, भोग से भोगी, जोग से जोगी। इन कुल कुलीन, इन ग्राम ग्रामीण, आत्मा आत्मीय। यह प्रत्यय आत्मा आत्मीय, जाति जातीय। आलू श्रद्धा श्रद्धालु, ईर्षा ईर्षालु। बी प्रत्यय मनस मनस्वी, तपस तपस्वी। बी प्रत्यय जब लगेगा उसके साथ जो वो है वो आधार है शब्द का आधा, और वो जो वी है वो पूरा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। अगला रूप देखेंगे। अगला है मय प्रत्यय, सुख सुखमय, दुख दुखमय। वान रूप रूपवान, गुण गुणवान। बत्ती, जो वान है वो पुल्लिंग में प्रयोग होगा, बत्ती जो है वो स्त्रीलिंग में। गुण गुणवती, पुत्र पुत्रवती। मान बुद्धि बुद्धिमान, श्री श्रीमान। मति उसी प्रकार मान जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग होगा, मति जो है हमारा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। अगला है मति, श्री श्रीमती, बुद्धि बुद्धिमती। रथ धर्म धर्मरथ, कर्म कर्मरथ। स्वर्थ समीप समीपस्थ, देह देहस्थ, कंठ कंठस्थ। इस प्रकार से होंगे। निष्ठ धर्म धर्मनिष्ठ, कर्म कर्मनिष्ठ। तो इतना आपका था क्या संज्ञा से आप विशेषण किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। तो इतना हमारा था विशेषण। और भी विशेषण के बहुत रूप आपको देखने को मिलेंगे। आप जो संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं और बहुत सारे शब्दों से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप ये पढ़ के आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं कोशिश करूँगी आपके हर एक डाउट को पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और आप पढ़ते रहिए
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये आपके लिए है विशेषण। और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों।